आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया है। जिस तानाशाही और अहंकारी कार्यशैली से आप चल रहे थे, देश के लोगों ने उसको अस्वीकार किया है और बहुमत छीनकर उस अहंकार को तोड़ा। ये वही अहंकार है सर, जिस अहंकार को हमने देखा जब किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून देश के इतने बड़े वर्ग के लिए आपने बिना संसद में लाए ऑर्डिनेंस से पास कर दिया और उसके बाद वो वर्ग उठ खड़ा हुआ। दिल्ली के चारों तरफ 1 साल से ज़्यादा वो किसान वर्ग बैठा रहा। 750 शव इन धरनों से वापस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अपने गाँव में उन किसानों के गए, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं हुए। ये वो अहंकार का चेहरा था जो देश के लोगों ने देखा, और ये वो चेहरा था कि उस आंदोलन में और उस आंदोलन के दौरान एक जीप के माध्यम से किसान कुचले गए और जिन मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की वो जीप थी, उनको दोबारा से आपने टिकट देने का काम किया। और ये उस अहंकार को तोड़ने का स्वरूप था जो जनादेश हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उस लखीमपुर खीरी में भी भाजपा के उस उम्मीदवार को हराकर इंडिया गठबंधन को जिताने का लोगों ने काम किया, जिनको आपने टिकट दी, जिनके गाड़ी के नीचे किसान कुचले गए। ये वो अहंकार का स्वरूप, ये वो अहंकार था सर, जो हमने उस अहंकार का एक उदाहरण हमने देखा जब हमारी बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बेटियां, ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियां, हरियाणा की बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। वो हरियाणा जहां कुरुक्षेत्र हुआ, जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हमारी देश की महिला की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये देश के वो संस्कार हैं। वहाँ की बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा था, और ये अहंकार का रूप है जिन्होंने घसीटने के लिए मुख्य आरोपी जो सांसद हैं उन पे मुकदमा सरकार ने दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज करवाया गया, और उनके बेटों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के लोगों ने उस अहंकार को तोड़ने का काम किया। और जो हरियाणा की बेटियां, जहां वो अहंकार, हरियाणा की जो बेटियां जिस प्रदेश से आती हैं, मुझे गर्व है कि आज देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष की अगर मत प्रतिशत कहीं आई है तो छोटे से प्रदेश हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत आया है। लोगों ने उस अहंकार को स्वीकार करने का काम किया। ये वो अहंकार ही था। एक दिन में 140 सांसदों को, संपूर्ण विपक्ष को एक दिन के अंदर निलंबित करने का काम हुआ। ये वो अहंकार था। देश के लोगों ने उस अहंकार को अस्वीकार करके 234 इंडिया गठबंधन के सांसदों को संख्या बढ़ाकर यहाँ भेजकर और आपसे बहुमत छीनकर यहाँ पे संतुलन साहब बनाने का काम किया, अहंकार को तोड़ने का कार्य किया। वो फैसला सरकार का नहीं होता है, वो फैसला पीठ का था। ये वो अहंकार ही था जिस अहंकार की वजह से हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों में अपनी हितों की रक्षा करने के लिए सड़क पे आना पड़ा, और सरकार ने हर वर्ग की अनसुनी करी, और हर बार सरकार कहीं ना कहीं अत्याचारी के साथ खड़ी दिखाई दी। हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, महिला पहलवानों की बात हो, सरकार पीड़ितों के साथ नहीं, अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। ये वो अहंकार था। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। हरियाणा में हमने देखा लोगों ने अपनी इनकी अहंकार की राजनीति पे को अस्वीकार करने का काम किया सर। और इनकी अहंकार की नीति के साथ साथ लोगों ने इनकी बनाम की राजनीति को भी अस्वीकार करने का काम किया। बनाम की राजनीति, एक देशवासी को दूसरे देशवासी के आमने सामने खड़ा करने की नीति को लोगों ने अस्वीकार करने का काम किया। कभी नारे आ रहे थे उत्तर बनाम दक्षिण। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर बनाम दक्षिण की बात करने वालों को मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पूरे देश के 28 प्रदेशों में अगर 47.6% मत प्रतिशत कहीं आया है तो दिल्ली के 3 तरफ बसे हुए हरियाणा के अंदर आया, उत्तर भारत में आया। इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं आया है। उत्तर बनाम दक्षिण, इस बनाम की राजनीति, कहीं धर्म को आधार मान के बनाम, एक धर्म बनाम दूसरा धर्म, कहीं जाति को आधार बना के बनाम। उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पे बनाम की राजनीति को, धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण की राजनीति को लोगों ने अस्वीकार किया है। तो हरियाणा में जाति को सहारा बनाकर ध्रुवीकरण करने की राजनीति को
अस्वीकार करने का काम लोगों ने किया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 90 विधानसभाएं, 90 के 90 विधानसभाओं में कांग्रेस के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किसी भौगोलिक क्षेत्र में है या किसी जातीय समीकरण में है। ये दर्शाता है कि बनाम की राजनीति, उत्तर बनाम दक्षिण, एक धर्म बनाम दूसरे धर्म, एक जाति बनाम दूसरी जाति, इस बनाम की राजनीति को लोगों ने अस्वीकार किया है। इस वोट की चोट से लोगों ने अहंकार भी तोड़ा है, बनाम की राजनीति को भी अस्वीकार किया है और लोगों ने संविधान की भी रक्षा करने का काम किया है। संविधान को बचाने का लोगों ने काम किया है। हमने देखा किस तरीके से इनकी सरकार में संविधान पे लगातार बाबा साहब के संविधान पे प्रहार किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर वार किए जा रहे हैं, संविधान पे प्रहार हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर किस तरीके से वार और प्रहार किए जा रहे हैं आपने देखा। हमने देखा सर किस तरीके से संविधान के अंतर्गत जिन समाजों के, जिन वर्गों के अपने अधिकार संविधान सुरक्षित करता है, उन वर्गों के अधिकारों पर चोट पहुंचाई जा रही है। हमने देखा सर किस तरीके से सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या प्रदेश सरकारों की बात हो। हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, जो लगाए भी जा रहे हैं वो कौशल निगम के माध्यम से कच्चे लगाए जा रहे हैं, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन। इस तरीके से केंद्र सरकार में भी सरकारी नौकरी समाप्त करके एससी समाज के, ओबीसी समाज के जो अधिकार संविधान के अंदर, जो सरकारी नौकरियों के अंदर अधिकार है, उनको बैकडोर से छीनने का काम ये सरकार कर रही थी सर। और संविधान को आगे भी और कुचलने के नारे दिए जा रहे थे, उन नारों को भी लोगों ने अस्वीकार किया। बहुमत आपसे छीनकर आप 400 पार का नारा दे रहे थे, बाबा साहब के संविधान को खंडित करने की बातें कर रहे थे, आपसे बहुमत छीनकर अल्पमत की आपकी सरकार बनवा के संविधान को बचाने का काम किया। इसीलिए जय संविधान, और इसीलिए जब जय संविधान यहाँ पे बोला गया, और ये मैं भी बताना चाहता हूँ मैं क्यों खड़ा हुआ उस समय, क्योंकि इस संविधान से, बाबा साहब के संविधान से मेरा भावनात्मक भी एक संबंध है। स्पीकर सर, जब ये संविधान बना, ये जो संविधान, जिस संविधान के आधार पर देश चलता है, संसद चलती है, ये संविधान बना इसी संसद के परिसर में बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान बना, तो मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी उस संविधान सभा के एक सदस्य थे। और जब संविधान की मूल प्रति पे दस्तखत किए गए, तो बाबा साहब के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान की मूल प्रति पे अंकित थे। जब यहाँ पे जय संविधान बोला गया और पीठ से और आसन से उस पर टोट टिप्पणी की गई, तो मैं समझता हूँ मेरा एक कर्तव्य मैंने महसूस किया कि ये पूछना कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जो उन्होंने पीठ की तरफ से आगे जो कहा गया, मैं उसका सही कहा गया कि गलत कहा गया, इसका फैसला मैं देशवासियों पे छोड़ता हूं और मैं इस महान सदन के पीठ पर और आसन पर मैं छोड़ता हूं। मगर लोगों ने संविधान की रक्षा की, अहंकार तोड़ा, आपकी बनाम की राजनीति को नकारने का काम किया। मैं स्पीकर सर, मैं कुछ अभिभाषण को मैं आगे पढ़ रहा था, ये समझ में आ गया कि जनादेश भूल तिथि में नहीं है, कौन से सन की सरकार है, जनादेश को समझने में भूल है सरकार द्वारा। फिर मैंने आगे पढ़ा अभिभाषण, उसमें मैं देख रहा था कि पिछले 10 साल के कुछ नारे थे, कुछ वायदे थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आया। मैंने ठीक समझा कि आपसे के माध्यम से मैं याद दिला दूं। कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर इसमें आज हम देख रहे हैं सर 45 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी, एक ऐसी ज्वलन समस्या, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का आज इस सरकार ने बनाने का काम किया। लेकिन अभिभाषण में बेरोजगारी शब्द, एक बार भी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे बेरोजगारी की समस्या ही नहीं हो। आज आपके सामने, आज देश की हकीकत आपके सामने, देश में जहां एक और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 45 साल में, तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। शायद इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष को मत प्रतिशत आज हरियाणा में इस चुनाव में मिला है। और ये आपकी सरकार ने जवाब दिया। पिछले सत्र में जब मैंने सवाल पूछा था कौन से प्रदेश में कितनी बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान को आपने बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य अंधकारमय कर दिया। कोई नौजवान आज डिप्रेशन की तरफ, नशे में आज हरियाणा देश में आगे बढ़ गया, देश में सबसे ज़्यादा आज नशे की तरफ। अपराध आज अनियंत्रित हो गया हरियाणा के अंदर। आज अंडर एज शूटर गैंग बन गए और अंडर एज शूटर्स में हरियाणा के नौजवान आज वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
आज अपराध में हरियाणा बढ़ गया और पलायन, विदेश की तरफ पलायन। आपने डंकी पिक्चर का आपने सुना होगा। आज हरियाणा का नौजवान, जो नौजवान देश की सीमा पे जाकर देश के दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो जान हथेली पे रखकर अपना घर बार छोड़कर पैनमा के जंगलों के रास्ते में होते हुए अमेरिका की सीमा लांघकर जब अमेरिका में प्रवेश करता है मजदूरी करने, तो उसके घर में दिवाली मनती है, पटाखे छूटते हैं। आज आप बात कर रहे हैं अमृतकाल की। ये कैसा अमृतकाल है कि हमारे नौजवानों को अपना देश छोड़कर विदेश में जाना पड़े और कहीं जा रहा है हमारा नौजवान अमेरिका में, तो जो सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में जाकर हरियाणा का नौजवान लड़ने की बात कर रहा है। ये कैसा अमृतकाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा के नौजवान को, आज आपने उनके भविष्य को लेकर इतनी बड़ी चोट, अभी नीट की बात आ रही थी, मैं आपकी जानकारी में ये भी ला दूं, अगर देश में केवल बेरोजगारी का रिकॉर्ड ही हरियाणा में नहीं बना, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पेपर लीक और सबसे ज़्यादा भर्ती घोटाले पिछले 10 वर्षों में कहीं हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर ये पेपर लीक घोटाले हुए हैं। तो आज पेपर लीक के माध्यम से करोड़ों नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। बेरोजगारी का भी भाषण में एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। तो उसके साथ साथ मैं देख रहा था इसी अभिभाषण में एक बार भी भ्रष्टाचार और काले धन का भी अभिभाषण में एक शब्द नहीं कहा गया। ना भ्रष्टाचार, ना काला धन। ये वही नारा था, काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। नहीं, काला धन आया नहीं, काले धन के बारे में कुछ कहा नहीं गया। अब लोग कह रहे हैं असली नारा ये था, काला धन विदेश से नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, रातों रात काला धन उनका सफेद कराएंगे, वॉशिंग मशीन बनाएंगे। अगर भ्रष्टाचार पे इनका रिकॉर्ड ठीक होता तो इन्होंने क्यों नहीं वोट मांगी और क्यों भी भाषण में भ्रष्टाचार और काले धन का जिक्र नहीं किया। वोट मांगनी चाहिए थी इनको कि हमने कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से भी चंदा लिया, इस बात पे वोट मांगनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार का इनका रिकॉर्ड ठीक होता। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक और इनका नारा था, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, स्वामीनाथन लागू कराएंगे। तो देख लिया हमने, 750 किसानों का लहू बहाया आपने, हमने देख लिया कैसी आमदनी दुगनी। किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई, किसान का दुख दर्द दुगना हो गया। और मैं आज सरकार से कहना चाहता हूं, कम से कम एमएसपी पे तो आप सच रखिए देश के सामने, एमएसपी की लीगल गारंटी आप करिए। सरकार को आपकी पार्टी से काफी सदस्य बोलने वाले हैं, मैं कंक्लूजन 15 मिनट से ऊपर हो चुका, मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं कि साहब कम से कम एमएसपी पे तो आप लीगल गारंटी करने का काम करिए। सर, एक और इनका नारा था, 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन का नारा था, वो तो भूल गए, नारा बदल दिया। 1 रैंक 1 पेंशन की जगह नो रैंक नो पेंशन अग्निवीर योजना ले आए। सर, अग्निवीर योजना मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना कहां से आई? क्योंकि ना तो ये योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजपा के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना थी। ये कहां से आई योजना? और आज इस योजना पे कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हमने कंसल्ट किया। मैं राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, जनरल नरवरे, आपकी पार्टी से माननीय 13 सदस्यों को बोलना है। सर हम कर लेंगे सर, अभी कंक्लूड कर रहे हैं सर, आप कंक्लूड करें। मैं पूछना चाहता हूं, जनरल नरवरे ने क्या कहा कि इस योजना ने चौंका दिया तीनों सेनाओं को। आज कह रहे हैं आपने कंसल्ट किया था। फौज की इंटरनल एक रिपोर्ट आई सर, हर अखबार में प्रकाशित हुई एक खबर कि इस योजना की वजह से फौज में आपसी प्रतिद्वंदता बन गई, जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जज्बा था एक दूसरे के लिए, अब आपसी प्रतिद्वंदता और फौज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई। फौज के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है, हमारी देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए, देश की फौज जिस पे सबको गर्व था 75 साल में, सरकार कोई भी रही हो, देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। चाहे वो 1971 में इंदिरा जी की सरकार हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया, या 99 में चाहे वो आप ही की सरकार हो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, करगिल में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, तो इसी फौज ने किया, पक्की भर्ती से नियुक्त इस फौज ने किया। आपने उसकी बदल दिया। मैं मांग करना चाहता हूं कि अग्निवीर सर कंक्लूड करें, प्लीज।